नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। ओम यन्तु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु अन्नवताम् ओदनं वतां मामिक्षवताम् येषां राजा भूयसम् ओदनं मुद्रपते परमेष्ठीवा एषः यदोदनः परमामेवैनं श्रियं गमयति। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लिखित ये मंत्र, जिसे हम भोजन मंत्र भी कहते हैं, भोजन की सर्वोच्च महत्ता और उसके द्वारा प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक और भौतिक लाभों की बात करता है। अन्न, ओदन यानी चावल और आमिष यानी घी यहाँ पोषण और संपन्नता के प्रतीक के रूप में है। मंत्र कहता है कि जिसके पास ये चीजें हैं वो सभी का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और उसे परम श्री यानी उच्चतम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और हमारे लोक में भी एक कहन प्रचलित है, जैसा अन्न वैसा मन। ये केवल कहावत नहीं है बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है। भोजन हमारी जिह्वा को स्वाद, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का साधन तो है ही, साथ साथ ये हमारे विचारों, भावनाओं और आचरण पर भी असर डालता है। आज के समय में जब फास्ट फूड और पैकेज खानपान हमारी थाली पर हावी हो रहे हैं, तो ये याद रखना और भी जरूरी है कि संतुलित, पौष्टिक और शुद्ध भोजन हमें केवल शरीर से ही स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि हमारे मन को भी शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाता है। आयुर्वेद में भोजन को महाऔषधि यूं ही नहीं कहा गया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें ये अवसर देता है कि हम अपनी थाली पर नजर डालें और देखें कि उसमें कितना संतुलन है। क्या उसमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां और दूध जैसे प्राकृतिक पोषण मौजूद हैं, या फिर उसमें मिलावटी, तैलीय और कृत्रिम स्वाद वाले खाद्य पदार्थ ज्यादा हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश सबसे अहम है कि अच्छा भोजन सिर्फ शरीर को नहीं, सपनों और व्यक्तित्व को भी गढ़ता है। यदि हमें स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र बनाना है तो हमें अपने भोजन को लेकर जागरूक रहना होगा। खेत से थाली तक की इस यात्रा में स्वच्छता, पोषण और संतुलन को सर्वोपरि रखना ही हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी है। तो आइए इस सप्ताह ये संकल्प लें कि हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही अन्न, सही मन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। स्वस्थ मन और स्वस्थ मानव की बात हुई। अन्न के साथ साथ और बहुत से कारक हैं जो एक स्वस्थ मानव की निर्मिति में जुड़ते हैं। संस्कृति और साहित्य से ही उपजे ये कारक किसी भी रचनाकार को मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित करते चलते हैं। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को लोग उनके विद्रोही तेवरों के लिए तो जानते ही हैं, पर उनके गीतों में गहरी मानवतावादी दृष्टि भी विद्यमान है। इंसानियत, करुणा और प्रेम के स्वर से सिंचित हैं उनके गीत। नजरुल के गीतों में इन्हीं प्रवृत्तियों की पड़ताल कर रही है हमारी अगली प्रस्तुति, एक लघु रूपक विद्रोही कवि नजरुल के गीतों में मानवतावाद। मैं विद्रोही हूँ, आकाश में आग हूँ, मैं वो तूफान हूँ जो शांति को तोड़ देता हूँ। मैं गर्जन की गर्जना हूँ, लहरों की टक्कर हूँ, मैं वायु का प्रकोप हूँ जो दुर्बलों को बहा ले जाता है। कवि काजी नजरुल इस्लाम की बंगाली भाषा में लिखी गई विद्रोही नामक कविता के इन पंक्तियों से ये समझ आता है कि उनका विद्रोह समाज के उन क्रूर नीतियों और शोषण के प्रति है। कवि नजरुल का जन्म 24 मई वर्ष 1899 में हुआ था। बंगाल के एक छोटे से गांव चुरुलिया में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं के एक स्थानीय मदरसे से की। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मे काजी नजरुल पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उनके पिता का निधन हो गया।
महज 10 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आ गई और वे आर्थिक सहायता के लिए एक मस्जिद में म्यूजिन यानी अजान पढ़ने वाले का कार्य संभालने लगे। साथ ही एक ग्रामीण नाट्य समूह लेटो दल के साथ काम करते करते कविता, नाटक और साहित्य के बारे में तालीम हासिल की। नजरुल अपने चाचा फजले करीम के संगीत मंडली के लिए भी गीत लिखा करते थे। ये संगीत मंडली बंगाल में घूमती और इन गीतों का प्रदर्शन करती। यह वो दौर था जब नजरुल बांग्ला भाषा में अपनी पकड़ बना चुके थे। उन्होंने अपने किशोर अवस्था में ही संस्कृत, बांग्ला, फारसी और अरबी भाषा की तालीम हासिल की, जिसके बाद कभी बांग्ला तो कभी संस्कृत में पुराण पढ़ने लगे। इसका असर उनके लेखनी पर भी देखा गया है। पौराणिक कथाओं पर आधारित शकुनी का वध, युधिष्ठिर का गीत, दाता कर्ण जैसी नाटक भी उनके द्वारा रची गई है। न केवल संस्कृत बल्कि सूफी परंपरा का प्रभाव भी काजी के जीवन पर पड़ा। वे खुसरो, रूमी, फिरदौसी को भी पढ़ा करते थे। कॉलेज की शिक्षिका पिनाकी सिंह ने कहा, काजी नजरुल इस्लाम, उन्होंने उर्दू गज़लों को बांग्ला भाषा में ढालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाओं में दुर्गा पूजा, काली पूजा के साथ साथ ईद और मुहर्रम का भी अनूठा चित्रण मिलता है। दुर्गा पूजा पर लिखा गया उनका गीत जागो जोग माया, जागो मृणमयी, चिन्मयी रूपे जागो। ईद पर उनका लिखा गया गीत ओ मोन रमजानेर ओई रोजेर शीशे। काली पूजा पर लिखा गया गीत आमार कालो में राग करेछे आज भी उतना ही प्रसिद्ध और चर्चित है। देश प्रेम पर कुछ पंक्तियां मैं हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रही हूँ कि भारत असीम दुख में रोता है, अपनी चिरस्थायी अनिद्रा से उठो, मृत्यु से परे जाकर हमारी आत्माओं में अमृत भर दो। या दूसरी कविता की पंक्तियां यदि देखें तो वे कहते हैं कि आज हमारे राष्ट्र को मुक्ति की परीक्षा देनी हो गई, अब समय आ गया है, नाव हिल रही है, समुद्र उफान पर है। काजी नजरुल इस्लाम की साहित्यिक रचना बाउंडुलेर आत्तो काहिनी अर्थात एक आवारे की जिंदगी मई 1919 में प्रकाशित हुई, जो उनके साहित्यिक कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। मैं भूकंप हूँ, मैं तूफान हूँ, मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरी इच्छा होगी। मैं किसी कानून अथवा नियम का पालन नहीं करूंगा। मैं प्रलय हूँ, मैं आग हूँ। उन्होंने ये कविता असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी थी। काजी नजरुल के विद्रोह की दास्तां 1917 से शुरू हुई, जब उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपना दाखिला करवाया और उनकी कराची छावनी में तैनाती हुई। वे वहां के कवियों के संपर्क में आए। इसी दौरान उनकी एक कविता पुस्तक मुक्ति और एक गद्य की पुस्तक बाउंडुलेर आत्तो काहिनी प्रकाशित हुई। आकाशवाणी कोलकाता की विख्यात नजरुल गीति गायिका सुष्मिता गोस्वामी ने नजरुल गीति की एक झलकी पेश की। गंगा सिंधु नर्मदा कावेरी যমুনায় বহিয়া চলেছে আগের মতো কইরে আগে মানুষ কই। গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা अभी जो नदियां हैं हमारे देश में, जैसे कि गंगा, सिंधु, नर्मदा, कावेरी, जमुना, ये सब पहले जैसे बहती थी अभी भी वैसे बहती है। लेकिन उस जमाने में इंसान का जो सोच था, उसका जो इंसानियत था, वो तो अभी दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। पहले हिमालय थे, मौनी
अटल अभी भी वैसे ही है। लेकिन क्या नहीं है, तब जो ऋषि मुनि सब हिमालय में तपस्या करते थे, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, मिल नहीं रहा है। गगन भी वैसा ही है जैसे पहले थे, लेकिन देवता का जो राजा इंद्र वो नहीं है। गाता हूँ साम्यता का गान, जहां आकर एक हो गए सब बाधा व्यवधान, जहां मिल रहे हैं हिंदू बौद्ध मुस्लिम ईसाई, गाता हूँ साम्यता का गान। अपने निजी जीवन में भी काजी नजरुल धर्मनिरपेक्ष थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि कबीर के बाद वे एक ऐसे कवि बने जिन्होंने शिव, कृष्ण और मां काली पर गीत लिखे। उनकी शादी भी एक हिंदू कन्या प्रमिला देवी से वर्ष 1925 में हुई थी। इसी समय उन्होंने लांगुल नाम से एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया। 1926 में वे परिवार सहित कृष्णनगर में रहने लगे। काजी नजरुल विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री विजय कुमार भारती ने नजरुल की कविताओं में मानवता की अहम भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, नजरुल भारतीय परंपरा के महान कवि हैं। यह परंपरा रविंद्रनाथ से समृद्ध होती है और नजरुल तक पहुंचती है। मानवता के विविध पक्षों पर उनकी कविताएं हैं। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, आखिटार बुके जानू तीर मेरो ना, ओके गाइते दाओ और कंठों के सूर केड़ो, पक्षियों को स्वच्छंद रूप से कलरव करने। अर्थात अभिप्राय यह है कि इस गीत के बहाने मनुष्यों की स्वच्छंदता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात करते हुए मानवता का एक पक्ष रखते हैं। यहाँ जो वाक्य है कि ओके गाइते दाओ, उसे गाने दो, यानी मनुष्यों की अभिव्यक्ति पर जो पाबंदियां हैं, जिस तरह से बंधन है, जब तक हम बंधनों से मुक्त नहीं करेंगे मनुष्य को, तब तक मानवता का स्वर भर कर सामने नहीं आए। उसी तरह मानवता का एक दूसरा पक्ष उनकी एक प्रसिद्ध कविता किसकुर ईद में दिखाई देता है। किसानों के पर्व त्योहार की बात कौन सोचता है, किसानों की ईद की बात करते हैं नजरुल। यह दिखाते हैं कि किस प्रकार एक गरीब आदमी त्योहार में, उत्सव में, पर्व में कितना दुखी हो जाता है अभाव के कारण, अर्थाभाव के कारण, गरीबी के कारण। 1930 में उनकी पुस्तक प्रलय शिक्षा आई। नजरुल के साहित्य में मुक्ति, विद्रोह, लैंगिक समानता, सांप्रदायिक सौहार्द और प्रेम आपस में पूरी तरह सम्मिलित हैं। वे धार्मिक प्रतीकों, मिथकों और मान्यताओं को अपने ढंग से अपनाते थे। स्त्री समानता पर वो खासा जोर दिया करते थे। एक कविता में वो लिखते हैं, अगर तुम राधा होते श्याम, मेरी तरफ बस आठों पहर तुम रटते श्याम का नाम। वन फूल की माला निराली, वन जाति नागन काली, कृष्ण प्रेम की भीख मांगने आते लाख जन्म। तुम आते इस ब्रिज धाम, चुपके चुपके तुमरे हृदय में बसता बंसी वाला, और धीरे धीरे उसकी धुन से बढ़ती मन की ज्वाला। पनघट में नैन बिछाए तुम रहते आस लगाए, और काले के संग प्रीत लगाकर हो जाते बदनाम। नजरुल ने लगभग 4000 से भी ज्यादा गीत लिखे हैं, जिसमें कई ऐसे गीत हैं जिनको उन्होंने संगीतबद्ध भी किया, जो नजरुल गीति के नाम से प्रख्यात है। एक स्कूल की शिक्षिका सुनीता श्रीवास्तव ने नजरुल की कविता मानुष का स्वर पाठ कर उसका अर्थ समझाते हुए कहा, गाही साम्যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু বহিয়ান, নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি, সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি। পূজারি দুয়ার খোলো, ক্ষুধারে ঠাকুর দাঁড়ায় দুয়ারে, পূজার সময় হলো, স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারি ঘুরিল ভজনালয়। দেবতার বরে आज राजा टाजा होए जाबे निश्चय। कविता में कवि साम्यवाद का गीत गाते हैं। कविता का मुख्य जो कथन है वो यह कहता है कि जाति, धर्म, वर्ण, हर भेद से ऊपर है इंसान।
नजरुल अपनी रचनाओं में उन सामाजिक, आर्थिक मानदंडों और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर प्रहार किया करते थे जो समाज में सारे दुखों का कारण है। महिला समानता और स्त्री के सामाजिक अधिकार पर उनकी कविताओं ने स्वर मुखर किया। एक स्कूल के सेवानिवृत्त अध्यापक रामेश्वर नाथ मिश्र ने काजी नजरुल की लेखनी पर कहा, विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के गीतों में समता समानता का भाव प्रखरता से लक्षित होता है। उन्होंने मनुष्य के प्रति किए जाने वाले सब प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध लेखनी चलाई। विषमता के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। उनके गीतों में अन्याय का विरोध प्रखर रूप से दिखाई पड़ता है। कवि काजी नजरुल इस्लाम ने अपने गीतों के माध्यम से मनुष्यत्व और मानवीय गरिमा को महत्व प्रदान किया। उन्होंने वारंगना कविता में मां कहते हुए वेश्याओं को संबोधित किया और सम्मानित किया। उनके सामाजिक उपेक्षा की उन्होंने कटु निंदा की। सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर देने वाले काजी नजरुल इस्लाम के जीवन के आखिरी दिन कष्टदायक रहे। 29 अगस्त 1976 को नजरुल इस्लाम का देहांत हो गया। एक जन गीतकार और सुर साधक के रूप में भी नजरुल सर्वोच्च स्थान के अधिकारी हैं। अभी आप सुन रहे थे लघु रूपक विद्रोही कवि नजरुल के गीतों में मानवतावाद। शोध और आलेख पूजा मिश्रा। वाचन पापिया भट्टाचार्य और आदिल अहमद। प्रस्तुति शुभायन बाला, आकाशवाणी कोलकाता। संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए केवल परंपराओं को सहेजना ही नहीं, बल्कि उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसी कार्य में जुटा है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज और ट्रेनिंग CCRT। इस संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में संस्थान की भूमिका पर की गई विशेष भेंटवार्ता है हमारी अगली प्रस्तुति। भेंट करता है श्रीनाथ दीक्षित। इंदुरकर जी, CCRT की स्थापना और उसके मूल उद्देश्य के बारे में बताएं। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग यानी कि CCRT, इसकी स्थापना वर्ष 1979 में भारत सरकार के उस समय के संस्कृति विभाग, जो कि मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसका मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में समाहित करना है। इसलिए CCRT के शिक्षकों, छात्रों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण और प्रसार में योगदान देता है। तो हम इस पर कार्य करते हैं ताकि जो टीचर्स है, जो स्टूडेंट्स है, उनको हमारे भारतीय संस्कृति की विरासत क्या है इसके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो। आपके अनुसार CCRT की कार्य प्रणाली को अन्य संस्थानों से अलग क्या बनाता है? ये बताना मुझे आवश्यक लगता है कि CCRT की कुछ विशेषताएं हैं। जैसा कि सांस्कृतिक मंत्रालय की और भी कुछ संस्थाएं हैं, लेकिन उनका कार्य अलग है, हमारा कार्य एकदम अलग है। इसमें क्या है कि शिक्षा और संस्कृति के मध्य सेतु की भूमिका निर्माण करना, ये इसका कार्य है। हमारी कार्यशालाओं में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कथाएं और हस्तकलाएं जैसे विषयों को शैक्षिक टूल्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और इसी से CCRT जो है ये बाकी संस्थाओं से एकदम अलग हो जाता है। संस्थान के द्वारा किन प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इसमें सबसे पहला जो हमारी एक योजना है ये है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो स्कूल टीचर्स होते हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनका हम ओरिएंटेशन कोर्स लेते हैं, उनका रिफ्रेशर कोर्स लेते हैं और कुछ थीमेटिक वर्कशॉप्स भी हम उनके लिए करते हैं। तो भारत भर से हमारे यहाँ पे टीचर्स आते हैं, ये एक हो गया। इसके बाद में सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना, हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाती है। उसके बाद में जूनियर एवं सीनियर अधोता वृत्ति यानी फेलोशिप दी जाती है, जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप। इसके अलावा विस्तार सेवम एवं समुदाय पुनर्निर्वेशन कार्यक्रम, ये भी हमारे ओर से किया जाता है और इसकी जो पहुंच है ये पूरे भारत भर है। उसी प्रकार से डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी DDR परियोजना, ये जो सरकार लाई थी, हमने उन पर भी कार्य किया। हमको बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई थी और अन्य कार्यक्रम जो होते हैं इनके माध्यम से हम देश भर के विद्यालयों, विद्यार्थियों और कलाकारों तक पहुंचते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जिसको हमने बड़े सफलतापूर्वक निभाया है।
सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना, इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत किन किन तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और इसके लिए आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, उस पर अगर थोड़ी सी रोशनी डाल सके। ये हमारा बहुत अच्छा उद्देश्य है CCRT का, क्योंकि इसमें हम सांस्कृतिक प्रतिभा खोज करते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों से लेकर बड़ों तक जो बच्चे भी होते हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं या फिर स्कूल में नहीं पढ़ते, भले आर्टिस्ट होते हैं, दूर दराज के गाँव में भी आर्टिस्ट ही करते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसमें वेबसाइट पर आता है तो उसके माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं वो उनका सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद में वो 2 साल तक वो छात्रवृत्ति चलती है। अब इन 2 सालों में वो लड़का क्या कर रहा है, कैसा खुद को डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसके लिए फिर हम उनकी कार्यशालाएं को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके माध्यम से कुछ प्रोडक्शंस तैयार करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसके आलोक में CCRT की क्या क्या भूमिका रही, उसके ऊपर अगर थोड़ी सी रोशनी डालें तो। ऐसा है कि NEP 2020 ये जो सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लाया तो उसका मूल उद्देश्य बड़ा शानदार रहा है, क्योंकि अभी तक के जो शिक्षा पद्धति में ऐसा था कि कंपार्टमेंटलाइज एजुकेशन था उसमें। अभी क्या हो गया है कि आर्ट इन एजुकेशन ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट डिजाइन की गई है, जिसमें कला के माध्यम से न सिर्फ कला सीखना लेकिन और भी दूसरे विषय सीखना, ये बात इसमें आई थी। इसमें कला का महत्व बहुत बढ़ गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय संदर्भ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। मतलब ऐसा है कि यदि कोई स्कूल गांव में है लेकिन वहां पर यदि उस गांव में कोई ऐसा आदमी है या बच्चा है या आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छी हारमोनियम बजाता है, स्थानीय संदर्भ में उसका भी उपयोग स्कूल में किया जाना चाहिए। ऐसी एक योजना है ताकि वहाँ जो उससे इंस्पिरेशन पाके स्कूल के बच्चे भी उससे कुछ सीखते हैं। तो CCRT इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही है, ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ। अब तक CCRT की जो कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, तो ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो आपको विशेष रूप से गौरव प्रदान करती हैं? 1979 से इसकी स्थापना हुई, तब से इसका कार्य शुरू है। तो अलग अलग विभागों में इसका कार्य शुरू रहा, अलग अलग योजनाएं बनती गई। तो हमने अभी तक 2 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है आज तक, ये पूरे भारत भर के शिक्षक। तो हमारा जो नेटवर्किंग है 750 डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका है। तो हमारे यहाँ के जो टीचर्स होते हैं हम उनको CCRT के ट्रेन टीचर्स कहते हैं। तो हमारे में एम्बेसडर बन जाते हैं, वो वहां जाके प्रसार करते हैं। हमने 15,000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी है अभी तक के, तो उसका फायदा उनको हुआ है। वो हमारे CCRT के साथ जुड़ गए हैं। तो CCRT के जो भी प्रोग्राम होते रहते हैं उसमें भी उनकी सहभागिता हमको देखने को मिलती है। हमने हजारों सांस्कृतिक क्लब विद्यालयों में प्रारंभ किए हैं। एक कल्चरल क्लब हम चलाते हैं जो स्कूल के लिए होता है। तो स्कूल के विद्यार्थियों को कुछ अमाउंट हम उनको देते हैं 7,000 रुपए, उसमें साल भर में छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहे। उसके अलावा 400 से अधिक जिलों में सांस्कृतिक सामग्री प्रदान की जाती है। तो हमने सांस्कृतिक सामग्री, हमारा एक लिटरेचर है, वो भी हम 400 से अधिक जिलों में बांटते हैं। तो वहां तक हमारी सामग्री पूरी पहुंचती है कि जिसके माध्यम से टीचर पढ़ा भी सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी CCRT ने भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करते हैं। ऐसा है कि हमने अभी तक बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनका बाहर देश के लिए सिलेक्शन होता है, तो उनको भी ट्रेनिंग देने का काम CCRT करता है कि यहाँ का आर्ट और कल्चर कैसा है। बाहर जाने के पहले अरे हमारे भारतीय संस्कृति क्या है उसका भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि बाहर जाने के बाद में वो बड़ी अच्छी तरह से अपनी जो भूमिका है भारतीय संस्कृति को आगे जाके बता सकते हैं। ये कुछ उपलब्धियां हैं। इसके बाद में हम यहाँ CCRT में एक कलाग्राम शुरू करने जा रहे हैं, आर्ट विलेज। ये बहुत बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है हमारी। तो उसके लिए संस्कृति मंत्रालय हमको बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ही सब हमको सैंक्शन किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, आर्ट विलेज की है ये। यहाँ पर एंट्री किए बराबर आपको लगेगा कि हम किसी विलेज में आए, किसी गांव में आए हैं। तो गांव की एक जो सांस्कृतिक परंपरा है और वहाँ का जो आर्ट और कल्चर है उसका रिफ्लेक्शन आपको इस कलाग्राम में देखने को मिलेगा। साल भर यहाँ पे अलग अलग गतिविधियां चलती रहेगी। बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर विजिट करेंगे। एक क्राफ्ट मेला जिसको कहते हैं वो भी हमारे साल में 2 बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे। कंटिन्यूसली यहाँ पर आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और एजुकेशन के माध्यम से कार्य चलते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारी रहेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से श्रीनाथ दीक्षित की भेंटवार्ता। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। संस्कृति और भाषा के संबंध बहुत गहरे हैं। विद्वज्जन कहते हैं भाषा केवल संचार का साधन नहीं बल्कि संस्कृति की आत्मा होती है, और भारतीय संस्कृति की आत्मा है संस्कृत भाषा। सुनते हैं शिक्षाविद डॉक्टर देशराज द्वारा खींचा हुआ एक शब्द चित्र, संस्कृतमेव संस्कृति। विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे आप यूरोपीय देश देख लीजिए, यूरोपीय देश में ब्रिटेन देश है, तो ब्रिटेन देश में 4 विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि जहाँ पर संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। ये 18वीं शताब्दी से
वहां के विद्वानगण हमारे वेद वेदांग को देख करके, आयुर्वेद को देखकर, पुराण को देख करके इतना प्रभावित हुए कि वहां से आकर के संस्कृत का अध्ययन इसलिए किया कि हमारे ज्ञान को वो ग्रहण कर सके। तो इस पीठ पर सबसे पहले ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड पीठ है, सर्व प्राचीन पीठ है संस्कृत के लिए। वहां पे 18वीं शताब्दी में वहां पे इस पीठ की स्थापना हुई। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक विद्वान आते हैं, एच.एस. विल्सन महोदय। मोनियर विलियम्स का नाम सुना होगा आपने, मैकडोनल्ड, थॉमस, ये आंग्ल विद्वान थे जिन्होंने हमारे भारत देश में आकर के हमारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत का अध्ययन किया। और वहीं पे एक द्वितीय पीठ है ब्रिटेन में ही, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। वहां पर भी संस्कृत की पीठ स्थापित हुई, जहां पर एमफिल और पीएचडी और बीए ग्रेजुएशन स्नातक स्तर के 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, और एमफिल और पीएचडी शोध कार्य के लिए होता है। जो वहां पे तृतीय संस्कृत पीठ है लंदन विश्वविद्यालय, 18वीं शताब्दी में ही। और उस पीठ का नाम क्या बताया गया? स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के नाम से वहां संस्कृत विभाग स्थापित है। वहीं पर ब्रिटेन में ही चतुर्थ पीठ है एडिनबरा विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय में जो संस्कृत पीठ का स्थापना हुई संस्कृत एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान के नाम से हुई। और वहीं पे एक प्रोफेसर ब्रॉन्किंटन महोदय हैं जिन्होंने एपिक एंड पुराणिक, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि महाभारत और पुराण, एपिक एंड पुराणिक बिब्लियोग्राफी को लिखा। इसके अतिरिक्त जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पे एडिनबरा विश्वविद्यालय में कि अनेक संस्कृत ग्रंथ की पांडुलिपियां हैं। शोध की दृष्टि से पांडुलिपियों का बहुत महत्व है। जब इटली देश में हम चलते हैं तो वहां भी 18वीं शताब्दी में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो गया था विषय के रूप में। वहां पे जब विद्वान हुए उस पीठ पे आए, जस्परे गौरिसियो एक महाभाग हैं जो प्रतिष्ठित हुए, और वहां पे अध्ययन की संस्कृत भाषा के माध्यम से भाषा विज्ञान का अध्ययन किया गया, व्याकरण का अध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया गया, वेदांग का अध्ययन किया गया, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया गया, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया गया। यहाँ पे संस्कृत नाटक, काव्य, धर्म दर्शन, योग तंत्र इत्यादि विषयों पर शोध कार्य हो रहा है। और इटली देश में एक ट्यूरिन विश्वविद्यालय है, वहां पर भी प्रोफेसर ऑस्कर वोटो महाभाग हैं जो कि संस्कृत की स्थापना किया उन्होंने। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, पुराणों को लेकर ही उन्होंने स्थापित किया। वहां पे एक संस्था है, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चेस्पियो नामक संस्था, जिसका काम ही है भारतीय संस्कृति और संस्कृत का प्रचार और प्रसार करना। फ्रांस देश में संस्कृत विद्या का प्रचार प्रसार 18वीं शताब्दी में ही हुआ था। एक कॉलेज टू फ्रांस के नाम से संस्कृत का पीठ वहां पे स्थापित हुई। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जर्मनी देश में भी मिलेगा आपको संस्कृत का अध्ययन अध्यापन। 18वीं शताब्दी से प्रचलित हो गया और लगातार सबसे बड़े विद्वान थे मैक्स मूलर। तो उन्होंने वान विश्वविद्यालय में, जर्मनी देश में एक वान विश्वविद्यालय के नाम से है, वहां पे संस्कृत पीठ की स्थापना किया। और वहां पे जर्मनी में कम से कम 20 विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। यदि आप बात करेंगे अमेरिका देश की, वहां पे जैसे एल विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय है, शिकागो विश्वविद्यालय है, कोलंबिया विश्वविद्यालय है। इन विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। एल विश्वविद्यालय में सबसे पहले एक व्यक्ति आए, एडवर्ड सलेश्वरी, संस्कृत के प्राध्यापक हुए और उन्होंने विद्वानों में, लोगों में संस्कृत के प्रति रुचि को जागृत किया। अभी आप सुन रहे थे शिक्षाविद डॉक्टर देशराज द्वारा खींचा गया एक शब्द चित्र संस्कृतमेव संस्कृति। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अब एक नजर डालते हैं उन विशेष अवसरों पर जो हमें हमारी संस्कृति की जड़ों और आदर्शों से जोड़ती हैं। 8 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस और समरसता और समृद्धि का प्रतीक केरल का अनुपम पर्व ओणम, जिसके मूल में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का भाव। भक्ति रस के आलोक पुंज श्री श्री माधव देव, समाज सुधारक श्री नारायण गुरु, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, अमर शहीद भगत सिंह, प्रेरणादायी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, सुर साम्राज्ञी विदुषी MS सुब्बुलक्ष्मी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के योगदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।